सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के पाठ 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में। पिछले पाठ में हमने बात की थी राजा और साम्राज्यों के बारे में, जिसकी समय सीमा थी लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस पाठ की समय सीमा भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है, पर इस पाठ में हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने राजा और साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। इस पाठ में हम उसी समय के समाज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में अगर बात करें तो समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्राय साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के विश्लेषण में उस समय की सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास किया गया है। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस वृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास थे, जिन्होंने श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया। धर्मशास्त्रों व धर्मसूत्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका। जैसा हम जानते हैं कि प्रारंभिक समाज में 4 वर्णों का उल्लेख है, जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन्हीं की जीविका के बारे में हम बात करेंगे। ब्राह्मण किस तरीके से अपनी जीविका अर्जित करते थे? एक अध्ययन के द्वारा, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना व देना। क्षत्रिय युद्ध करना, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना। वैश्य वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, कृषि करना, गौपालन, व्यापार। और जो अंतिम वर्ण है शूद्र वर्ण, इसका कार्य था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। पितृवंशिकता का अर्थ उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता का अनुसरण करते थे। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया, जैसे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदायों जैसे निषाद, मलेच्छ आदि पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मणों ने समाज में कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर, जैसे चांडाल, सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया। मनुस्मृति में चांडालों के
कर्तव्यों की सूची मिलती है। मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु द्वारा की गई थी। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र मीन्स बड़े पुत्र का विशेष भाग का अधिकार था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया है। मतलब पहले 4 अच्छे माने जाते थे और बाकी 4 गलत माने जाते थे। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, यथा निषाद, स्वर्णकार, और उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। अर्थात अगर कोई नया समुदाय उन्हें मिलता था तो अगर उस समुदाय को वो इन 4 वर्णों में नहीं रख पाते थे तो उन्हें एक अलग जाति में वर्गीकृत कर दिया जाता था। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुईं। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म ने माना कि ये जो भेद हैं ना तो ये नेचुरली है और ना ये परमानेंट है, मीन्स इन्हें बदला जा सकता है, और उन्होंने इसी आधार पर जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था में वर्ण दे दिया जाता था उसको उससे संबंधित जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी, जैसे किसी ब्राह्मण के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाता था और उसे एक अलग प्रतिष्ठा मिलती थी, तो इस सामाजिक प्रतिष्ठा को बौद्धों ने अस्वीकार किया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, काल, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किनके लिए लिखा गया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। क्षेत्र विशेष की कहानियाँ इसमें समाहित कर ली गई। इसकी अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इस महाकाव्य ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। मातृवांशिकता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। आरंभिक उपनिषदों में से एक बृहदारण्यक उपनिषद में कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। संस्कृत के ग्रंथ अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है।
यायावर पशुपालकों के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो महत्वपूर्ण शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है।